नमस्कार। पीजीएलसी बीकानेर के यूट्यूब चैनल पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन की अवधि में आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु से, ईश्वर से भी यही कामना है कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं जिस एक्ट के संदर्भ में, वो एलएलबी सेकेंड ईयर के लेबर लॉ यानी कि श्रमिक विधियों डीएलएल के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, और उसका नाम है कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 19वीं सदी के प्रादुर्भाव के साथ ही हमारे देश में औद्योगिकरण की शुरुआत हुई। कुछ एक महानगर विकसित हुए इसके परिणाम स्वरूप तेजी से, जिनमें प्रमुखतः कलकत्ता, बॉम्बे, अहमदाबाद, कानपुर इत्यादि थे। इसी प्रादुर्भाव का जो कारण था, इस औद्योगिकरण का जो कारण था, वो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था तो तेजी से विकसित हुई, लेकिन उसके कुछ एक साइड इफेक्ट भी हुए, और साइड इफेक्ट इस रूप में हुए कि जो कमज़ोर तबका था समाज का, जो गरीब लोग थे, जो कहीं ना कहीं वंचित थे संसाधनों से, उनके शोषण की अनेक घटनाएं, अनेक गाथाएं उस दौर में सुनाने को मिली। विशेष रूप से यदि हम बात करें 1872-73, उस दौर में सूती वस्त्र उद्योग बॉम्बे में काफ़ी तेज़ी के साथ पनपा, और इसी तरह से कलकत्ता में जूट उद्योग काफ़ी तेज़ी के साथ पनपा। लेकिन इसके साथ साथ पनपा शोषण, इसके साथ साथ मजदूरों की जो स्थिति थी वो काफ़ी दयनीय होती चली गई। बल्ब के आविष्कार ने, विद्युत के आविष्कार ने दिन और रात के अंतर को समाप्त कर दिया। परिणामतः अनेक विविध घटनाएं इस दौर के अंदर हुई। सूती वस्त्र उद्योग में बॉम्बे में काफ़ी शोषणकारी व्यवस्थाएं थी, और यही कारण था कि मेजर मूर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई, एसएस बंगाली ने आवाज़ उठाई बालकों के लिए, और एसएस बंगाली का लिखा हुआ तो लेख लंदन टाइम्स के अंदर भी छपा। और इन सब जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ही 1881 में पहला कारखाना अधिनियम बना, यानी कि अधिनियमित हुआ। 1932 में इसमें संशोधन हुए, फिर 1934 में काफ़ी व्यापक संशोधन हुए, और अंततः 1948 में जो मौजूदा जो कारखाना अधिनियम था वो अस्तित्व में आया, और 1 अप्रैल 1949 से लागू कर दिया गया। रॉयल कमीशन की सिफारिशें थी इसके पीछे, इसको विटले श्रम आयोग भी कहा गया। यदि प्रकृति की बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक सामाजिक कल्याण विधायन आप कह सकते हैं, सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में विशेष रूप से देखा जाता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य है सेवा की जो दशाएं हैं उसमें सुधार करना। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के लिए भी ये अत्यधिक जरूरी है कि जो आबादी है उसको उसका हक मिले, जो आबादी है वो अच्छी कार्य दशाओं के अंदर काम करे। यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीपीएसपी में, यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें आर्टिकल 39 में भी कुछ एक बातें कही गई कि भाई समान काम के लिए समान दाम, यानी कि समान वेतन मिले, उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण ऐसा ना हो कि जिससे कि लोगों को उनका अधिकार ना मिल पाए, या फिर ये था कि भाई पुरुष और स्त्री और बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग ना हो, विशेष रूप से आर्थिक कारणों से उनको ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु के या उनके शारीरिक शक्ति के अनुकूल ना हो। इसी तरह से आर्टिकल 43 के अंदर कहा गया कि भाई लिविंग वेज मिले, यानी कि निर्वाह मजदूरी मिले। आर्टिकल 42 है वो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के संदर्भ में बात करता है, और साथ ही साथ मैटरनिटी प्रोविजंस यानी कि प्रसूति सहायता के संदर्भ के अंदर भी बातचीत करता है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि भाई जो श्रम की जो दशाएं हैं उसमें सुधार हो।
इसकी परिभाषा खंड की मैं बात करना चाहूँगा आपके साथ। तो जो डेफिनेशन क्लोज है उसके अंदर 4-5 जो परिभाषाएं हैं वो विशेष रूप से, वैसे तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जो 4-5 जो डेफिनेशंस हैं वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं हैं उनमें से है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि अभिनिर्माण प्रक्रिया, फैक्ट्री यानी कि आप कारखाना किसको कहेंगे, या फिर ये पूछा जाता है कि वर्कमैन क्या होता है यानी कि आप कर्मकार किसको कहेंगे। अभिनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो परिभाषा है वो आधार है, और वो आधार इस प्रकार से है कि आप फैक्ट्री की डेफिनेशन में, आप कारखाना की डेफिनेशन के अंदर आप किसी भी परिसर को, किसी भी प्रीमाइसिस को तभी शामिल कर सकते हैं जबकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता हो। 2K क्लोज के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, और इसमें यही कहा गया है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स ए प्रोसेस फॉर मेकिंग, altering, repairing, demolishing, cleaning, washing, breaking, adapting any article or substance with a view to use, sale, transport, delivery और disposal। यानी के किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, विपणन, परिवहन के उद्देश्य से उस वस्तु को बनाना या फिर उसको विभूषित करना, मरम्मत करना, तोड़ना, गिराना, अलग करना, पुनः फिट करना आदि आदि, यानी कि इसमें सब कुछ शामिल किया गया। दूसरे क्लोज के अंदर आया कि पंपिंग ऑफ ऑयल, वाटर, सीवेज, लाइक एनी अदर सब्सटेंस, यानी कि जल को, ऑयल को यानी तेल को, जल को और सीवेज को, मल को, इनको पंपिंग से संबंधित कोई प्रक्रिया, या फिर पावर को जनरेट करने, ट्रांसमिट करने या ट्रांसफॉर्म करने से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी। इसी तरह से वेसल्स को यानी कि जलयानों को पुनः मरम्मत करके फिट करना या फिर उनको तोड़ के अलग करने से संबंधित कोई एक्टिविटी। और शीतागार में यानी कि वेयर हाउसेज के अंदर किसी चीज़ को स्टोर करने से संबंधित कोई भी काम। मोटे तौर के ऊपर इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर इन सब को शामिल कर लिया गया, किसी को छोड़ा ही नहीं गया। कुछ एक इसके अंदर केस लॉज आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड ही, और वो केस लॉज जो फेमस हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कि एक केस लॉ आता है बीपी गोपाल राव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये केस लॉ दरअसल बीड़ी जो श्रमिक हैं उनसे रिलेटेड है। साउथ के अंदर विशेष रूप से इसका उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश के अंदर होता है, तो वहाँ से रिलेटेड ये केस है। एक मैसर्स गोल्डन टोबैको कंपनी थी, वो आंध्र प्रदेश में एक ईडू की एक जगह थी, वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदते थे, रॉ मटेरियल बीड़ी के लिए यानी कि तम्बाकू वो खरीदते और फिर उसको नमी देके उसको ठीक करके और फिर उसको बॉम्बे वो भेज दिया करते। तो मुद्दा ये था कि क्या आंध्र प्रदेश के अंदर जो उनकी प्रीमाइसिस थी उसको फैक्ट्री माना जाएगा क्या। तो इस केस के अंदर उसको माना गया था कि हाँ बेशक से मेन जो प्रोसेस है वो वहाँ पे होता हो बॉम्बे में, लेकिन यहाँ पे उसको तोड़ के अलग करना, उसको भरना, उसको प्रोसेस करना, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसी तरह से केस आता है चिंतामणि राव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इसी तरह से बॉम्बे स्टेट वर्सेस अली साहब कासिम तामोली। ये तीन जो केसेस हैं ये बीड़ी श्रमिकों से रिलेटेड हैं। कि चिंतामणि राव मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर भी इसी से रिलेटेड ये केस था, और बम्बई राज वर्सेज अली साहब कासिम तामोली भी इसी से रिलेटेड। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड केस आता है भवांडीवाला वर्सेज बॉम्बे स्टेट वर्सेज AH भवांडीवाला का, जिसके अंदर जो समुद्र है उससे नमक बनाने के प्रोसेस को इसके अंदर शामिल किया गया। इसी तरह से न्यू ताज महल कैफे बेंगलोर का एक केस आता है, जिसके अंदर शीतागार में संरक्षित वस्तुओं को यानी कि वेयर हाउसेज के अंदर कोई भी जो सब्सटेंस या कोई भी आर्टिकल कोई जो संरक्षित करके रखते हैं उसको। इसी तरह से एक केस था KS पंजानी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का।
उसके अंदर ये था कि जो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और ये जो जगह है यहाँ पे चूड़ियों में इनमें नक्काशी का काम काफ़ी फेमस होता है, तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना गया था। इसी तरह था गेटवे ऑटोमोबाइल, बॉम्बे स्टेट का था, कि उसमें जो पेट्रोल पंप रहते हैं उसमें नीचे से जो उनका जो टैंक जो होता है स्टोरेज का, उसको उससे पंप को खींच के और फिर व्हीकल के अंदर फिल करने को भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना गया था। लेकिन गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक केस था, उसमें जो हमारे सब स्टेशन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो प्रश्न ये था कि जो फीडर से जो सब स्टेशन बिजली को भेजता है, क्या वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है क्या, तो उसको नहीं माना था। इसी तरह से कुछ एक जो और जो केसेस हैं उसमें जिंजर बनाना, टायर बनाना, लेटेक्स बनाना, लाइक इस तरह की जो भी चीज़ें थी, उसको गंगानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक केस था, जिसके अंदर से जो घरों में जो वाटर सप्लाई के लिए जो हमारा वाटर सप्लाई जो बोर्ड रहता है, वो उसके जो टैंक हैं जहाँ पे पानी को जो स्टोर करते हैं, तो क्या उसको हम माने क्या, तो उसको भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर माना गया था। तो मोटे तौर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर ये सभी चीज़ें, ये सभी सब कुछ शामिल कर दिया गया, जिससे कि कहीं ना कहीं कोई घटक छूटे ही ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्कमैन कौन है। तो वर्कमैन वो है कि वर्कमैन से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसे किसी नियोजक के ज्ञान से या ज्ञान के बिना, यानी कि मुख्य नियोजक को ज्ञान हो या ना हो, डायरेक्टली या किसी एजेंसी के मार्फत, पारिश्रमिक के लिए या पारिश्रमिक के बिना, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है उसको पारिश्रमिक मिलता हो, किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, यानी कि अभिनिर्माण प्रक्रिया में, या उससे संबंधित किसी यंत्र या परिसर को साफ करने में नियोजित किया गया है। बात वहीं पे आई कि अल्टीमेटली जो आदमी का जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस में होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। तो ज़रूरी ये है कि कोई भी व्यक्ति वर्कमैन या कर्मकार तभी माना जाएगा जबकि आप उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर या उससे संबंधित किसी यंत्र या परिसर को साफ करने के अंदर वो लगा हुआ है। इसके बाद इसके कुछ एक केस आते हैं। रोहतास इंडस्ट्रीज वर्सेस राम लखन सिंह का एक केस आता है इसमें। इस केस में ये था कि जो ये राम लखन सिंह थे, ये कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर कमल और कागज़ की जो किस्म थी उसका परीक्षण करते थे, उसको देखते थे और स्टॉक एंट्री करते थे, बिल बनाते थे। तो इनको भी वर्कमैन माना गया था। इसी तरह से पीसी राग वर्सेस LIC का एक केस आता है, और एक राजनगाम सचिव जिला बीड़ी यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का आता है, जिसमें जो ये बीड़ी बनाने की जो प्रक्रिया थी वो श्रमिकों के घर के ऊपर की जाती थी, तो उसको भी माना गया था कि ये व्यक्ति हैं, ये वर्कमैन हैं, बेशक से चाहे वो जो अभिनिर्माण प्रक्रिया है वो मुख्य नियोजक की प्रीमाइसिस के बाहर होने लग रही थी, यानी कि इसका दायरा बढ़ाया गया। इसके बाद बात आती है कि आप फैक्ट्री किसको कहेंगे। सेक्शन 2M इसके संदर्भ के अंदर बात करता है कि भाई फैक्ट्री क्या है। तो फैक्ट्री मीन्स ए प्रीमाइसिस, यानी कि एक परिसर होना चाहिए या कुछ एक परिसीमाएं उसकी होनी चाहिए। वेयर ऑन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स, यानी कि ये बात ये करते हैं कि भाई इससे अभिप्राय ऐसे परिसर से है जहाँ पे 10 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे पिछले 12 महीने के दौरान, या 20 या अधिक व्यक्ति काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे पिछले 12 महीने के दौरान। 10 व्यक्ति कब, जबकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो विद एड ऑफ पावर, यानी कि बिजली की सहायता से संचालित की जाती है। ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो और वो किसकी सहायता से संचालित की जाए, बिजली की सहायता से संचालित की जाए।
ऐसी स्थिति के अंदर कितने वर्कर काम करें? 10। यदि बिजली की सहायता से संचालित यानी कि विदाउट एड ऑफ पावर संचालित की जाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो कितने व्यक्ति काम करें? 20। किसी भी दिन कर रहे हैं या पिछले 12 महीने के दौरान 12 मंथ्स के दौरान किसी भी दिन काम कर रहे थे। अब इससे संबंधित कुछ एक जो प्रोविजंस जो आते हैं कि जैसा कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया था कि ये जो एक्ट है ये बेसिकली सेवा दशाओं में सुधार से संबंधित है। आर्टिकल 42 का मैंने जिक्र किया था, 43 का जिक्र किया था, 39 का जिक्र किया था। आर्टिकल 42 इस संदर्भ में विशेष रूप से फिट होता है कि न्याय संगत और मानवोचित जो कार्य दशाएं हैं वो होनी चाहिए। तो बेसिकली जो श्रमिक हैं, जो वर्कर हैं, जो कर्मकार हैं, उनकी कार्य दशाओं से संबंधित अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो वो सेक्शन 11 से लेके और सेक्शन 20 तक हैं, यानी कि 11 से लेके और 20 तक हैं। और उसको याद करने का तरीका है CD, VD और होल्डर्स, HOLDUS। अब मैं उसको आपके समक्ष धीरे धीरे डिस्क्राइब करता हूँ। CD यानी C से क्लीननेस। सबसे पहले सेक्शन 11 ये कहता है कि भाई जिस भी परिसर के अंदर ये काम करते हैं उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। जो प्रत्येक जो कार्य स्थान है वो स्वच्छ और साफ होना चाहिए। जो दीवारें हैं यदि पानी में घुलने वाले रंग से उनको पेंट किया गया है, यानी कि लाइक डिस्टेम्बर इत्यादि, तो वो हर 3 साल में पेंट होनी चाहिए। और अगर उसको वार्निश किया गया है या फिर पेंट किया गया है, जो आप जिसको ऑयल पेंट कह सकते हैं, तो फिर वो 5 साल के अंदर विदिन 5 ईयर उसको दोबारा से उसकी रंगाई या पुताई होनी चाहिए। क्लीननेस के बाद आता है कि भाई डिस्पोज ऑफ वेस्टेज, कि जो वेस्टेज है उसका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर होना चाहिए। जो कि जो डिस्पोजल की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावकारी होनी चाहिए। सेक्शन 12 कहता है इस संदर्भ में। CD, VD में वेंटिलेशन, वो कहता है कि भाई जो सेक्शन 13 कहता है कि जो वेंटिलेशन है वो पूरी तरह से प्रभावी होना चाहिए, यानी कि जो हवा का की जो निकासी की जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। एग्जॉस्ट इत्यादि का प्रॉपर यूज किया जाना चाहिए। VD में D से आता है कि डिस्पोज ऑफ वेस्टेज, नहीं डस्ट एंड फ्यूम। तो डस्ट एंड फ्यूम से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि भाई धूल और जो धुआं है उसका व्यापक निकास होना चाहिए। लाइक जो इंटरनल कंबस्शन इंजन वगैरह हैं तो उनका जो निकास है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। होल्डर्स, ह्यूमिडिफिकेशन कुछ एक जो उद्योग हैं उनके लिए आर्द्रीकरण की, कृत्रिम आर्द्रीकरण की ज़रूरत पड़ती है। और उस ह्यूमिडिफिकेशन के लिए ज़रूरी ये है कि जो पानी है वो सार्वजनिक स्वच्छ जो वाटर सप्लाई है वहाँ से लें, या फिर यदि कहीं और से ले रहे हैं तो उसको प्रभावी रूप से साफ करने के बाद आप उससे ह्यूमिडिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन है वो करें। इस संदर्भ के अंदर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो समुचित जो सरकार है या जो समुचित जो प्राधिकारी हैं वो कुछ एक नियम निर्धारित कर सकते हैं कि भाई जो वहाँ का जो दबाव रहेगा, वायु दबाव, वो कितना रहेगा, इत्यादि इत्यादि। ओ से बनता है ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि यदि इस अधिनियम से पहले कोई कारखाना संचालित होने लग रहा है तो वहाँ पे पर व्यक्ति जो जगह जो डिसाइड की गई है वो जगह डिसाइड की गई है 9.9 घनमीटर, यानी कि 9.9 घनमीटर पर व्यक्ति। और इस अधिनियम के लागू होने के बाद वो है 14.2 यानी कि 14.2। और इसके अंदर अगर हम हाइट को कैलकुलेट करेंगे तो 4.2 मीटर से ज़्यादा हम हाइट को उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि पर व्यक्ति कम से कम जो वर्किंग जो एरिया है वो कितना होना चाहिए मौजूदा दौर के अंदर 14.2। और यदि कोई फैक्ट्री जो काफ़ी पुरानी जो चलती आ रही है इस अधिनियम के लागू होने यानी कि 48 से पहले, तो वो है 9.9। और इस संदर्भ के अंदर भी ये नियम बनाए जा सकते हैं कि एक कार्य स्थान के ऊपर अधिकतम कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं।
एल से बनता है लाइटिंग, यानी कि लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। होल्डर्स में HOL यानी कि लाइटिंग में ये कहते हैं कि भाई जो ट्रांसपेरेंट जो जगह हैं वो पूरी तरह से साफ हों और कहीं से रिफ्लेक्शन इत्यादि ना आए, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था हो। डी से बनता है ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने का पानी। पीने के पानी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि भाई जो पीने के पानी की जो जगह है वो पूरी तरह से हाइजीनिक और अच्छी कंडीशंस के अंदर हो, और वहाँ पे साफ साफ लिखा जाए कि ड्रिंकिंग वाटर या पीने योग्य पानी, या फिर और ये जो लिखा जाए ये वहाँ की स्थानीय भाषा के अंदर भी, जहाँ पे ये फैक्ट्री संचालित हो रही है वहाँ की स्थानीय भाषा के अंदर भी उसको लिखा जाए। जहाँ तक पानी पीने का जो स्थान है उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये जो स्थान है ये पूरी तरह स्वच्छ होना चाहिए, और टॉयलेट और यूरिनल्स और इस तरह के जो खुले जो मेन होल इत्यादि हैं उनसे कम से कम 6 मीटर की दूरी के ऊपर ये जगह होनी ही होनी चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर होना चाहिए। और जहाँ पे 250 से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं तो वहाँ पे गर्मियों में पानी के लिए प्रोविज़न ये है कि उसको प्रॉपरली ठंडा किया जाना चाहिए वाटर कूलर वगैरह लगाने के उपरांत। उसके बाद प्रोविज़न आता है HOLDUS U। तो यू जो है वो कहता है यूरिनल्स से रिलेटेड प्रोविज़न है। वो कहता है कि भाई जो यूरिनल्स हैं वो भी पूरी तरह से साफ और स्वच्छ होने चाहिए, हाइजीनिक होने चाहिए। और जैसा कि सभी जानते भी हैं कि भाई जो लेडी और जो जेंट्स हैं उनके जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, और जहाँ पे 250 से ज़्यादा लोग काम करते हैं वहाँ पे प्रॉपर आप स्वीपर रखेंगे, और सिनेटरी टाइल से बने हुए होने चाहिए, और वो जो सिनेटरी टाइल्स हैं वो 90 सेंटीमीटर हाइट तक कम से कम सिनेटरी ब्लॉक की टाइल्स होनी ही होनी चाहिए, प्रॉपरली साफ होने चाहिए वो, और उसके लिए एक स्वीपर को नियुक्त किया ही जाना चाहिए। इसके बाद लास्ट प्रोविज़न यानी कि जो सेक्शन 20 है वो स्पीटून की बात करता है, यानी कि जो थूकदान स्पीटून जो हैं वो हर फैक्ट्री के अंदर हर कारखाने में होने ही होने चाहिए, और जो स्पीटून है उससे वो पूरी तरह से साफ स्वच्छ और अच्छी कंडीशंस के अंदर होने चाहिए। और ज़रूरी है कि यदि कोई व्यक्ति उससे बाहर थूकता है या इस तरह से कुछ डालता है तो उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है, जो कि 5 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये कुछ एक प्रोविजंस हैं वर्किंग कंडीशंस को लेके। नेक्स्ट उसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो कार्य के घंटे हैं वो और जो श्रम से के जो कल्याणकारी जो विषय हैं उसको लेके मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा, और फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस अवधि के दौरान अपने घरों में रहें, साफ रहें, सुरक्षित रहें, और जय हिंद जय भारत।